Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन आया है स्किन डिजीज को लेके WHO का, उसके बारे में बात करेंगे. एंड लास्ट में इंडियाज डिफेंस प्रोपोर्शनल गैप के बारे में हम बात करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की. इस पहले आर्टिकल में हमें समझना होगा सबसे पहले FDI होता क्या है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर किसी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है. यानी आप ये मान के चले यहां पर मैनेजमेंट का भी पार्ट बनेंगे ये, एंड प्लस कंपनी के अंदर आप पार्टनर बनते हैं. मतलब यहां पर पार्टनरशिप होती है या कंपनी की ओनरशिप चेंज होती है. अभी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 और इसमें यह बताया गया कि ऑल ओवर ग्लोब आपको दूसरा लगातार ऐसा साल देखने को मिल रहा है जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण FDI के अंदर डिक्लाइन आया है. इंडिया में भी ये डिक्लाइन देखने को मिला है. इंडिया में 1.8% से ये डिक्लाइन किया है. एंड मोर ओवर जब हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के ड्रॉप की बात करते हैं तो ये लगभग 2.3% के आसपास आपका रहा है. अब देखिए यहां पर ये ट्रैक करता है FDI के क्या ट्रेंड रहे हैं, क्या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, क्रॉस बॉर्डर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ग्रीनफील्ड में या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया गया. मतलब ऑल ओवर द थिंग आपके FDI का ट्रेंड बताता है. ट्रेंड में जैसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, एग्री फूड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब में कितनी कितनी FDI आई है ये इसने डिपेक्ट करके बताया. जैसे रिस्पेक्टिवली 31, 35, 30, 19 एंड 25% रहा है ये. अब रीजन वाइज भी ये इस चीज को डिवाइड करता है, जहां पर आसियान देशों के एक आप कह सकते हो कि ब्राइट स्पॉट आपको देखने को मिला, जहां पर 10% से ये राइज किए. वेयर एज इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 27% से डिक्लाइन करिए. अगर ग्लोबल FDI डिक्लाइन की बात करें तो लगभग आपकी 11% के आसपास ये डिक्लाइन किए. एंड एशिया में ये 3% से आपके डिक्लाइन किए और सबसे ज्यादा डिक्लाइन यहां पर चाइना में देखने को मिला है, लगभग 19% का. इंडिया में भी मतलब 1.8% का डिक्लाइन आपको देखने को मिला. इंडिया अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करें तो 5th रैंक पे रहा है. टोटल इनफ्लो रहा है $27.6 बिलियन का. एंड यहां पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आपका थोड़ा रिड्यूस हुआ है. वेयर एज इंडिया की अगर हम बात करें तो FDI डेस्टिनेशन में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, 15th रैंक पे आ गया है इंडिया. एंड यहां पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट AI इन्वेस्टमेंट, आप डिज्नी वॉलकॉम मर्जर की अगर बात करें तो ये मेजर डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इंडिया 4th नंबर पे आ रहा है. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स को देश के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है. एंड ओवरऑल स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट 14% के आसपास रही है. अब यहां पे अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है. जैसे FDI टू GDP ये डिक्लाइन कर रही है, FDI टू कैपिटल फॉर्मेशन ये भी डिक्लाइन कर रहा है. तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन कैपिटल का रोल है इंडियन इकोनॉमी में वो डिक्लाइन कर रहा है. ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कैपिटल के ऊपर अभी ज्यादा फोकस हो रहा है या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूट के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है. अभी इन्वेस्टमेंट की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आपके ग्रोथ कर रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. यहां पर प्रेफरेंस एसेट लाइट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा है. प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल ज्यादा रहा है. रीजनल और सेक्टरल की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रीनफील्ड ग्रोथ, इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी आई है. अब हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी लानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करें. लॉन्ग टर्म मतलब जो FDI है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है क्रिटिकल सेक्टर्स में, खासकर जैसे इंफ्रा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इनमें हम फोकस कर सकते हैं. आइए अब बात करते हैं स्किन रिलेटेड डिजीज के बारे में. अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 78th मीटिंग हुई थी, इसमें स्किन डिजीज एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी इसके ऊपर फोकस किया गया. पहली बार था कि स्किन डिजीज से रिलेटेड इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इशू को उठाया. यहां पर कहते हैं कि भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉलिसी अच्छी करनी होगी और स्टिग्मा को रिड्यूस करना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मोर ओवर अब अगर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात की जाए, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की,
और इसमें 194 कंट्रीज सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी को ये देखता है, WHO को ये वर्क को रिव्यू करता है, बजट को रिव्यू करता है एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन को अप्रूव करता है। अब इसमें जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, जैसे अभी स्किन एज अ ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी के बारे में बात की जाए, तो ये एक अनोनिमस डिसीजन था जहां पर एक कंसेंसस बिल्ड किया गया ग्लोबल अबाउट स्किन डिजीज। अब यहां पे आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स जो स्किन डिजीज से रिलेटेड है उनको और ज्यादा बूस्ट करेंगे। एंड इसमें की स्पॉन्सर जो इस पूरे इनिशिएटिव के रहे वो कोट दे आइवरी रहे, नाइजीरिया रहा, टोगो रहा एंड आपका माइक्रोनेशिया रहा। अभी क्या रेजोल्यूशन के पार्ट हैं, तो इंटीग्रेटेड स्किन हेल्थ के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जहां पर हम इंश्योर करें डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट को। फंडिंग इंक्रीज करनी होगी, ट्रेनिंग, रिसर्च, लाइक डर्मेटोलॉजिकल जो डिजीज होते हैं उसमें इनोवेशन लाने की हमें जरूरत होगी। हमें जो इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की जरूरत होगी और हमें इंकरेज करना होगा इक्विटेबल केयर को। तो अब इसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि भाई आप कंडीशन को समझो कि किस वजह से ये बीमारी हुई है, फंगल इन्फेक्शन है या कुछ भी है। देन कितने परसेंट इन्फेक्टेड है, मोर देन 1.9 बिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड है। चैलेंजेस ये हैं कि भाई जैसे लेप्रोसी हो गया, यॉन हो गया, ये टॉपिकल निग्लेक्टेड डिजीज की कैटेगरी में आते हैं और कोई भी देश इसके लिए अभी तक मेडिसिन ढंग से नहीं बना पाया। मतलब और साथ के साथ इसके साथ स्टिग्मा बहुत बड़ा एक अटैच होता है, तो जिसकी वजह से इसको एड्रेस करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें, देन यहाँ पे जैसे सोशल स्टिग्मा के बारे में बताया, रिसर्च लिमिटेड है क्योंकि आपकी ट्रॉपिकल निग्लेक्टेड डिजीज के अंदर आ जाती है। देन यहां पर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है कि उतने स्पेशलिस्ट नहीं है इन देशों के अंदर, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर। एंड कॉमन स्किन डिजीज की बात करी जाए तो जैसे डिसऑर्डर या फंगल डिजीज, ये सबसे ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? पहली बात तो हेल्थ सेक्टर आपका स्ट्रेंथन किया जाएगा, खासकर जैसे नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर की जाएगी, ट्रेनिंग करिकुलम में इसको ऐड किया जाएगा। इंटरनेशनल हेल्थ कॉर्पोरेशन के तौर पे हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर इसे लाइक कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी इंक्लूड करें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इक्विटेबल बेसिस पे हेल्थ केयर का एक्सेस सबको मिल सके, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। इंडिया के अंदर इंडिजिनस रिसर्च के ऊपर आप फोकस करें। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर लाइक जो क्लाइमेट सेंसिटिव डर्मेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन कंडीशंस को हैंडल करें। एंड इवन आप वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या लाइक जैसे स्कूल अटेंडेंस पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है, बिकॉज ये सोशल स्टिग्मा बन जाता है जिसकी वजह से इनका एक्सक्लूजन होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको स्टिग्मा के तौर पे कहीं ना कहीं हटाने के ऊपर फोकस किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप इन्वॉल्व करें, सोशल इंक्लूजन के ऊपर फोकस करें, जिससे उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन इंजन के ऊपर, खासकर ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है यूएस की, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैक 1 तेजस की बात करें हम, तो इसमें डिले देखने को मिला। फिर हम इंडिजिनस कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, तेजस का प्रोजेक्ट हमारा डिले हो गया। तो यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये कहा गया कि भाई इंडिया के साथ जो कोर इशू चल रहा है डिफेंस में, वो है कि भाई प्रोपोर्शन कैपेबिलिटीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास अभी भी इंडिजिनस कोई इंजन नहीं हम बिल्ड कर पाए, जेट इंजन। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी दुविधा वाली बात है। कहीं ना कहीं अभी भी हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहर के कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, खासकर जैसे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की बात करें तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड यहाँ पर प्रोडक्शन में डिले इसलिए होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कई बार सप्लाई चेन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपको। तो अगर बात की जाए, थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट बनाने की बात की थी तो वो था HF-24 मुरुत। ये 1950 में हेल और जर्मनी इसने मिलकर बनाया था। अब इसमें क्या फैक्टर मेजर रहे थे, तो कहते कि भाई ये जो आपका इक्विपमेंट था या आपका एयरक्राफ्ट था, ये ब्रिटिश ऑपस 703 टर्बोजेट के साथ इक्विप्ड था। एंड ये कहीं ना कहीं उसके बाद आप देखते हो कि डीआरडीओ ने अपना खुद का इंजन एस्टैब्लिश करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिश की। फिर उसके बाद यहाँ पर कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1989 में। बट इसमें बहुत ज्यादा कुछ लाइक आप ये कह सकते हो कि हम तूफानी, या आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा
रेवोल्यूशनराइज नहीं कुछ कर पाए। तो अभी तेजस LAC के अंदर इसको यूज किया जाना था, बट इसको नहीं कर पाए क्योंकि थर्स्ट टू वेट रेशियो को हम मेंटेन नहीं कर पाए, थर्मल इनएफिशिएंसी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं ये फ्लाइट टेस्ट में भी आपका फेल रहा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली है। लास्ट में यहां पर ये कहा जाता है कि भाई वाई इंडिया नॉट सक्सीडेड, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रेगमेंटेड डिफेंस फंडिंग देखने को मिलती है, कोई लॉन्ग टर्म R&D का फोकस नहीं है, आपके पास मटेरियल साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में हम कहीं लैग करते हैं, कहीं ना कहीं एरोस्पेस की इंजीनियरिंग में हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं, फंडिंग फ्रेगमेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता वेरियस आपके प्लेयर्स के अंदर, और इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन भी है, हर इंस्टीट्यूशन के पास अपने बजटरी कंस्ट्रेन है। तो लिमिटेड सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा मेजर एक इशू है। अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें बीच में आता है तो इससे कहीं ना कहीं आप चीजों को और ज्यादा रेवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण आप ये देखते हैं कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाता है। कई बारी सिंगल क्रिटिकल, अगर हम बात करें कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स है, भाई इसको ही देने से मना कर देते तो कई बार इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहां पर यह कहा जाता है कि भाई जनरल इलेक्ट्रिक ने ऑलमोस्ट 13 महीने का डिले किया F404 इंजन देने में, जिसमें टाइमलाइन के ऊपर इंपैक्ट आया। एंड कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी अप्रूवल की जरूरत होती है, तो वो भी कई बार काफी टाइम आपका डिले हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इसमें याद रखनी है। आई होप आपको आज का डिस्कशन समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।